अभी तक कोई सरकारी खर्चे से इंग्लैंड नहीं भेजा गया था। गांधी जी वो पहले व्यक्ति थे जिनको सरकारी खर्चे से इंग्लैंड भेजा गया था। गांधी जी राजपूताना जहाज पर बैठे थे और उड़ के जहाज घूमते चला गया था। कहाँ पर? ब्रिटेन। और ब्रिटेन जाकर गांधी जी राजपूताना जहाज से उतरे, एकदम हीरो के रूप में, धोती वाले हीरो थे, है ना। और उतरने के बाद से अब सीढ़ी ऐसे था चढ़े, कैसे था? और भाई वैसे था तो थोड़ा चढ़ना तो शुरू कर दिए बढ़िया से गांधी जी, लेकिन चढ़ रहे थे तो धोतिया फंस जा रहा था, है ना जी। तो थोड़ा धोतिया ठेउरुआ पर उठा लिए। अब उसके बाद फिर चलने लगे। अब सीढ़िया ऐसे था, चढ़ते चढ़ते और ऊपर गए, फिर फंस रहा था और ही ऐसे ऊपर उठा लिए। गांधी जी ने क्या किया? और ऐसे ऊपर उठा लिया। अब गांधी जी लंबा थे, शरीर से क्या थे, अब टपाक कैसे एकदम बढ़िया से टपाटप सीढ़ी पर चढ़ने लगे। जैसे सीढ़ी के ऊपर चढ़ के जा रहे थे तब तक उधर से कौन आ रहा था? विंस्टन चर्चिल उधर से आ रहा था, जो ब्रिटेन का उस समय एक बहुत बड़ा सैन्य अधिकारी था। क्या था? सैन्य अधिकारी। लेकिन आने वाले समय में वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। 1940 में वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहता है। समझ रहे हैं ना? इस समय कौन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था? रेंजे मैकडोनाल्ड। उसी की देख रेख में हो रहा था गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में। क्लियर? अब गांधी जी चले गए अंदर, जा करके शुरू हो गया गोलमेज सम्मेलन। कैसा था? अच्छा, ये बात नहीं समझ में आता है, आप लोग गोलमेज सम्मेलन से क्या समझते हैं? वो गोल था ही। कैसे था? गोल था, ऐसे गोल गोल था, यानी हर आदमी एक दूसरे के चेहरे को क्या कर सकते थे? देख सकते थे। गोल था, एकदम राउंड टेबल की तरह था। ठीक है। और उसी में रेंजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री था तो बैठा था। गांधी जी के चेहरे को बहुत बढ़िया से भाप रहा था। गांधी जी के चेहरे को क्या कर रहा था? बहुत बढ़िया से भाप रहा था। समझ रहे हैं? और उसके बाद से इमोशनल समझ रहा था गांधी जी के अंदर के इमोशन का चल रहा है। गांधी जी को बोलने की अनुमति मिल गई गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी खड़ा होकर बोल रहे थे, अभी आधा बात बोले ही थे तब तक रेंजे मैकडोनाल्ड ने कहा, गांधी जी बैठिए बैठिए। अम्बेडकर साहब वही में पहुंचे थे। अब गांधी जी अम्बेडकर साहब को देखे तो दिमाग खराब गांधी। ठीक है। अब अम्बेडकर साहब खड़ा हुए तो अम्बेडकर साहब मांग किए कि देखिए सर, रेंजे मैकडोनाल्ड से, हम लोगों के लिए अलग निर्वाचन की प्रक्रिया दे दीजिए। मतलब क्या? मतलब 1909 में ऐसा व्यवस्था अंग्रेज लगाए कि 1909 में हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग निर्वाचन करने की घोषणा कर दिए और पास भी हो गया। 1909 से हिंदू अलग लड़ते थे, मुस्लिम अलग लड़ते थे, दोनों के लिए जाति के आधार पर अलग अलग चुनाव। 1919 आया तो अब यही तक सीमित नहीं रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब 4 टुकड़ों में जाति के आधार पर सबको बांट दिए। अब ये देश के लिए क्या होता है? ऐसे अगर प्रक्रिया चले तो देश की विखंडता का ये प्रतीत हो रहा है कि देश के जनता में क्या हो रही है? विखंडता हो रही है। मतलब हमारे समाज को तोड़ा जा रहा है। समझ रहे हैं? यही कारण था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो शुरू में ना तो भारत और पाकिस्तान बना नहीं होता। ठीक, इसीलिए किसी भी बच्चे को पॉजिटिव थिंकिंग शब्द माइंड में प्रवेश कराना चाहिए। उल्टा सीधा शब्द छोटे बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, इसलिए कि बच्चा जो चीज सीखता है ना वो दिमाग में उसको पड़ा रहता है। समझ रहे हैं? और यही दिमाग में उसी समय बो दिया गया था और मुस्लिम लीग को एक खूब बढ़िया से दिमाग में घुस गया था कि हमको रहना ही नहीं है भारत में। ठीक है। 1940 आने दीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना जी तो कूदने लगे थे। क्या हो गया था? कूदने लगे थे। तो भीमराव अंबेडकर साहब मांग किए कि हमें अलग चुनाव चाहिए। जब आप बताइए, जब आप हिंदू के लिए दे सकते हैं, मुस्लिम के लिए दे सकते हैं, सिख के लिए दे सकते हैं, ईसाई के लिए दे सकते हैं, तो दलितों के लिए क्यों नहीं दे सकते हैं? अलग चुनाव लड़ने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और इससे दिक्कत क्या हुआ? गांधी जी को बहुत चोट लगा इस बात से। गांधी जी कहे हर तरीका जाए को
इतना भइल बा तो अभी संतोष नहीं खा। अभी यहाँ के पढ़ल लिखल आदमी बनते एगो औरी मांग करता है। ठीक है, गांधी जी से बहुत नाराज हुए और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से निकल करके दूसरे गोलमेज सम्मेलन से बाहर आ गए। कहे जहाज स्टार्ट करो, चलो भारत। और गांधी जी वापस आ गए कहाँ? भारत। राजपूताना जहाज से खिसिया के भाग गए उधर से। लेकिन इधर से गांधी जी जब सीढ़िया पे चढ़ रहे थे ना, गए थे तब राजपूताना जहाज में से उतर के या धोतिया ऊपर करके सीढ़िया पर ऐसे ऐसे तबाक तबाक चढ़ रहे थे, तो चर्चिल आ रहा था उधर से। तो कहा अरे ये कौन नंगा फकीर आ रहा है जी, बाहर करो इसको। मान लो दरबान वरवान होगा, का दिमाग खराब है। अरे गांधी जी स्पेशल कोटा से इनको बुलाया गया सरकारी खर्चे से, तुम करो नंगा फकीर, चुप। तो चर्चिल और गांधी जी की पड़ती नहीं थी कबो, समझ रहे हैं ना, नहीं पड़ती थी। तो एक क्वेश्चन भले कैसा भी हो, लेकिन बहुत पूछने का शौक होता है एग्जाम वाले को, खूब पूछता है क्वेश्चन कि किसने कहा था गांधी जी को नंगा फकीर? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा। क्लियर। गांधी जी वापस आ गए भारत। भारत आने के बाद गांधी जी ने फिर अपना सविनय हो गया आंदोलन क्या कर दिए, शुरू कर दिए। जैसे गांधी जी सविनय हो गए यहाँ शुरू किए, लॉर्ड इरविन ने कहा उठाओ गांधी जी को बंद कर दिया जेल में। बहुत आंदोलन कर रहे हैं सर, जब टाइम मिल रहा है आंदोलन पे बैठ जा रहे हैं। क्या समझ रखे हैं? उठा के जेल में बंद कर दिया। गांधी जी को क्या कर दिया था? जेल में बंद कर दिया। कहा जेल में? पूना के एरबदा जेल में। पूना कहाँ पड़ता है? मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है पूना। ठीक है, उस महाराष्ट्र के पूना के एरबदा जेल में गांधी जी को बंद कर दिया गया। और इधर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी प्रस्ताव को क्या मांग की थी कि हमें चुनाव अलग कराने की व्यवस्था कराई जाए, कि हम भी अब दलितों के लिए अलग एक क्या हो, निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो। जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए अलग अलग था ना, वैसे अब हम लोगों के लिए भी अलग व्यवस्था की जाए। जिससे गांधी जी बहुत आहत थे, क्योंकि वो दलितों को बहुत क्या करते थे, ऊपर उठाना चाहते थे। लेकिन यह नहीं चाहते थे कि दलित अलगे हो जाएं, जैसे चारों हो गए वैसे वो भी हो जाए। इससे गांधी जी बहुत नाराज थे और नाराज होकर के जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दिए कि भारत में क्या हो, निर्वाचन की प्रक्रिया जो दलित के लिए घोषित करने की मांग कर रहे हैं अंबेडकर साहब, वह न हो। चारे गो है वही चारे गो में खत्म हो जाए, लेकिन पांचवा न हो। और उधर भीमराव अंबेडकर साहब क्या कर रहे थे? गोलमेज सम्मेलन में मांग कर रहे थे और एमजे मैकडोनाल्ड ने इसे पास भी कर दिया। एमजे मैकडोनाल्ड तो चाहता ही था कि और ही टूटे भारत के अंदर, और ही कोनो जात होगा तो वहू के तोड़ दल जाओ, सब कोई बिखर जाए, किसी से किसी को प्रेम ना रह जाए। ठीक है, और उसने क्या किया? कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी। किसने? एमजे मैकडोनाल्ड ने। भीमराव अंबेडकर साहब की मांग पर एमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया? कम्युनल अवार्ड का घोषणा कर दिया। कम्युनल अवार्ड क्या था? सांप्रदायिक पंचांग, मतलब आपको भी अलग चुनाव कराने की परमिशन दी जाती है। ठीक है, इससे गांधी जी को और धक्का लगा कि अभी तो वहां मांग हो रहा था हमारे सामने, अब हम जेल में हैं और उधर पास भी हो गया कि हाँ आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, जाइए भीमराव अंबेडकर साहब से आप भी चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उतना फूटे हैं एक और ही फूट जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन ये देश की एकता को विखंडित कर रहा था, ये जान लीजिए, मजबूती को कमजोर कर रहा था। अगर 5 उंगलियां हमारे हाथ में है और मुट्ठी बांधते हैं तो हमारी मुट्ठी एक मजबूत अवस्था में रहती है, लेकिन अगर कोई इसमें से उंगली कट जाए तो आपकी मुट्ठी उतनी मजबूत अवस्था में नहीं रह जाती है जितनी की 5 उंगली थी तो थी। ठीक वही हाल भारत की हो चुकी थी, क्योंकि यह बात लोग समझ नहीं पा रहे थे और जिसके कारण अंग्रेज उसका लाभ उठा रहे थे। बात समझ रहे हैं? यही कारण था कि गांधी जी तो चाहते नहीं थे, क्या नहीं चाहते थे कि 5 हो, मतलब दलितों के लिए अलग चुनाव हो, हरिजनों के लिए अलग चुनाव हो। गांधी जी नहीं चाहते थे, तो चाहते कौन थे चुनाव हो? भीमराव अंबेडकर। जिसके कारण जेल में भले गांधी जी बंद थे, लेकिन उनको नींद नहीं आता था जेल में, और गांधी जी ने वहीं पर भूख हड़ताल शुरू कर दिया जेलवे में। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या हुआ? तो वही भूख हड़ताल शुरू कर दिए। तो भाई गांधी जी आश्रम की भी तो स्थापना किए थे। क्या किए? बुलवाए। कौन बुलवाए? गांधी जी बुलवाए। कहाँ पर? जेल में बुलवाए।
गांधी जी कहाँ बुलवाए? जेल में ही बुलवाए। और जेल में बुलवा करके कहे कि देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि भारत को एक और विखंडन किया जाए चुनाव के आधार पर, ठीक है? आप ऐसा कीजिए कि भीमराव अंबेडकर साहब को बुलाइए यहाँ पर। उनको पता था कि केकरा से अंबेडकर साहब पे ढेर पटेला, समझ रहे हैं ना? तो गए कहाँ पर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी घर गए, कहे कि ऐसा ऐसा बात है, गांधी जी भूख हड़ताल जेल में कर दिए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन की प्रक्रिया की जाए, और इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दिया है। आपसे निवेदन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को गांधी जी के पास कैसे भी लेकर के चला जाए, और वो क्या कहेंगे चलने के बाद पता चलेगा, ठीक? तो राजेंद्र प्रसाद जी को भीमराव अंबेडकर साहब से खूब बढ़िया पटता था, दोस्ती। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक साथ आए और भीमराव अंबेडकर साहब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बात किए कि ऐसा ऐसा बात है, एक बार मिल तो लीजिए, जो भी है कीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन एक बार मिलिए जरूर। और इसको देखते हुए भीमराव अंबेडकर साहब पूना के अरबदा जेल में गए। पूना के अरबदा जेल में गए और वहां जाने के बाद भीमराव अंबेडकर का हम नहीं मानेंगे, हम चुनाव कराएंगे अपने लिए। सभी लोग जब अपने लिए लड़ रहे हैं तो हम लोग भी अपने लिए लड़ेंगे। तो गांधी जी कहे, आखिर में इसको करने से आपको फायदा क्या है? आपको जो चाहिए वो हम आपको दिलवाएंगे, लेकिन आप चुनाव को मत कराइए। तो क्या करेंगे बताइए? तो हम ये कर सकते हैं आपके लिए कि हम आपको रिजर्वेशन की व्यवस्था करेंगे। मतलब जितना आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा उतना अदर किसी कास्ट को नहीं दिया जाएगा। रिजर्वेशन समझते हैं? आरक्षण, आरक्षण। और वहीं पर गांधी जी ने माने पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ, उसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसी जेल में लिखा पड़ी भाई कि हाँ तब ठीक बा, जब रिजर्वेशन सारा लोग से अधिका हमनी के मिली, हर चीज में सीट मिली, सीट चुनाव लड़ने की भी मिलेगा हम लोगों को, उसके बाद सब कुछ में अधिक से अधिक मात्रा में छूट मिलेगा, समझ रहे हैं? तो आपको तब हम अपनी बात को तब आगे नहीं बढ़ाएंगे। मतलब कम्युनल अवार्ड को हम ठुकरा देंगे। जो रेमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक चुनाव कराने की बात की है, उसको हम क्या कर देंगे? ठुकरा देंगे। हम कहेंगे कि हमको नहीं चाहिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अलग से जो होगा उसी में पार्टिसिपेट करेंगे। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर साहब ने। और दोनों आदमी की बातें बन गई ना जी। गांधी जी ने रिजर्वेशन की बात कर दी कि हम सबसे ज्यादा छूट आपको दिलवाएंगे। आज के डेट में क्या है? मिलता है SC ST को, SC ST को मिलता है ना सबसे ज्यादा आरक्षण जी। अदर किसी कास्ट को भी मिलता है? नहीं मिलता है। 20 नंबर लेकर ताकते रहेंगे, 15 नंबर लेकर नौकरी करता है भाई, समझ रहे हैं? तो वही आरक्षण है उसी समय का जो आज तक चलता आ रहा है और उसका लाभ ले रहे हैं SC ST लोग, समझ रहे हैं? और उसके बाद से भीमराव अंबेडकर साहब ने अपना आरक्षण को लागू करा दिए और संविधान में भी इसको नोट कर दिया गया आरक्षण, ठीक है? अब देखिए आने वाले समय में आरक्षण पे क्या होता है। हमारे समझ से आरक्षण खत्म नहीं होगा भारत में कभी, क्योंकि लोग आरक्षण के आधार पर वोट, चुनाव बैंक बन गया है, तो कैसे खत्म होगा, है ना जी? उसके बाद पूना पैक्ट हुआ। क्या हुआ? इसको पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किसको? किसको? गांधी जी और अंबेडकर साहब के जेल में इस मिलने से और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ने से इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह 1932 में हुआ था। कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में, ठीक है? और 1932 ईस्वी में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, याद रखिएगा। 3 गोलमेज सम्मेलन होना था ना जी, तो कब कब हुआ? 30, 31, 32, समझ रहे हैं? 30, 31, 32, जिसमें द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए
और पहले दूसरे तीसरे में भीमराव अम्बेडकर साहब सब में भाग लिए थे। ठीक, और इधर पूना पैक्ट 1932 में हुआ, देख लो एक दूसरे से इंटरलेटिंग है। थर्ड में गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ और यही गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ। इधर पूना पैक्ट कब हुआ? 32 में ही हुआ पूना पैक्ट भी। क्लियर? और इस पूना पैक्ट से क्या निर्णय निकला कि जो दलित लोग हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाएगी, आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और तब माने थे भीमराव अम्बेडकर साहब। तब से यह आरक्षण चल रहा है और अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है। क्लियर? अच्छा, तो 1932, तो 1933 में क्या हुआ? 1933 में क्या हुआ? 1933 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे भारत के ही एक महान चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली, हमको तो पता नहीं चलता है कि चौधरी थे कि अली थे, समझ रहे हैं? और भाई वही जानते होंगे क्या है। तो चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे। और वहीं से सबसे पहले, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले वही इंग्लैंड से चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पूछा जाए कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द किसने रखा था? कहाँ रह करके? ब्रिटेन में पढ़ते थे। कहाँ ना? स्कूल में, कॉलेज में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। और वहीं पे रह करके इन्होंने पाकिस्तान की मांग कर दी। अब हवा बहुत आ गई भारत में। अब भारत में आई तो हवा सेट कैलस के करा के जिन्ना साहब के। हवा बढ़िया से के करा लागल जिन्ना साहब के। और जैसे हवा लागल अब इन्हों के सेट कर गई नहीं पूरा पाकिस्तान की। अब मांग पे भी पूरा बढ़िया से डट गए। अभी स्लो मोशन में चल रहा है पाकिस्तान की मांग। देखिए कब तेज होता है, आने वाला समय तेज करेगा। ठीक है? यस सर। अब 1933 के बाद 1934 में क्या हुआ? तो 1934 में, ध्यान से सुनिए, 1934 में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ भारत में। क्या हुआ? तो आरबीआई एक्ट आया। आरबीआई एक्ट आया। ये आरबीआई एक्ट क्या था? आरबीआई एक्ट यह था कि आरबीआई, इस 1934 के आरबीआई एक्ट में भारत में बहुत ज्यादा छोटे छोटे बैंक हुआ करते थे। बहुत ज्यादा मात्रा में बैंक खुल गए थे। ठीक है? लेकिन इस पे कोई कंट्रोल नहीं था। कोई कंट्रोल नहीं था। इन्हीं को कंट्रोल करने के लिए और एक प्लेटफार्म पर आने के लिए 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ और 1935 में इसको लागू कर दिया गया। जब 1935 में जब इसको लागू किया गया तो भारत उस समय फेडरल हुआ करता था। फेडरल माने यूनियन, यूनियन माने संघ, प्रांतों का संघ था भारत। आज के राज्य कहते हैं ना, तो भारत राज्यों का संघ है ना? तो उस समय प्रांतों का संघ हुआ करता था, जिसमें यह नहीं था उस समय जो रियासतें थी राजाओं की, जो उस समय भी राजा अभी हुआ करते थे, ये नहीं है कि नहीं हुआ करते थे। ठीक है? तो उस समय की रियासत भी थी और ऐसे सरकार भी थी, लोगों की दोनों तरह की व्यवस्था अभी भी चल रही थी। तभी तो देश आजाद हो गया। उसके बाद से भी रियासतों को मनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, तब जाकर के रियासतें भारत में मिली थी। नहीं तो अंग्रेज ऐसा व्यवस्था लगाए थे कि भारत को अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए होते। वो तो वल्लभ भाई पटेल जैसे आदमी थे जिन्होंने अपने कॉमन सेंस के प्रयोग से सभी रियासतों को भारत में मिलाने का प्रयास किया और सफल हुए। नहीं तो भारत जो आज एक इतने बड़े भारत की सपना देखते हैं, यह भारत आपका ना ये छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो गया होता। जैसे यूरोप महाद्वीप के छोटे छोटे देश विखंडित हैं, वही हाल हो गया होता भारत का। ठीक है? चलिए वह की बात है, आगे आएगा तो पढ़ा जाएगा। तो 1934 में आरबीआई एक्ट और 1935 में लागू। ठीक है ना? तो लागू हो गया। तो आरबीआई एक्ट जब लागू हुआ, अर्थात
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। इसका मतलब है ना, आरबीआई का मतलब क्या समझ रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। एक आया आरबीआई एक्ट इस समय आया था और पास कब हुआ? 1935 में, ठीक है ना। और 1935 में बहुत ज्यादा सुधार हुए। और क्या हुआ? तो 1935 में ही भारत सरकार अधिनियम आया। क्या आया? भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन कह सकते हैं, भारत शासन अधिनियम आया। अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा, इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा आज का जो आपका संविधान है उसमें 65% संविधान जो है इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम का कॉपी करके डाल दिया गया है। क्या समझे? कुछ समझ में आया? नहीं आया। मतलब जो यह भारत शासन अधिनियम 1935 का आया, इस भारत शासन अधिनियम में भारत में संविधान की जो व्यवस्था चल रही थी ना, इसमें इतने ज्यादा सुधार करके पहले ही से आया ना कि वो जितना लिखा हुआ था, अरे कोई अधिनियम आता था तो लिख करके एक बढ़िया से डिटेल से लिख करके आता था ब्रिटेन से। तो लिख करके जो भारत शासन अधिनियम आया ना, वो जितना चीज उसमें लिखा हुआ था सब अपने आप में इम्पोर्टेंट था। अब बात समझ में आया? तो उसको क्या किया गया? जब भारतीय लोगों ने इसको अध्ययन किया, इसको पढ़ा भारत शासन अधिनियम को, तो उन्होंने इससे यह सीखा कि ये बहुत काम की चीज है। भारत शासन अधिनियम बहुत काम की चीज है। और यही भारत शासन अधिनियम का जितना मतलब लिखा था, उन सारे लिखे हुए पार्टों को उठा करके क्या कर दिया गया? संविधान जो हमारा बना भारत 1950 में लागू हुआ, उसमें 65% पॉइंट इस भारत शासन 35 के अधिनियम का उठा कर डाला गया है। यानी ये बहुत ज्यादा तब अपने आप में क्या है? इम्पोर्टेंट रखता है स्थान। तभी तो इसका 65% जब अकेले ये बना दिया 1935 का भारत शासन अधिनियम, तो उसमें तब कितना 25% तब और करना ही पड़ता है। 35% है ना जी। तो ये भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इसने किया क्या भारत शासन अधिनियम में? भारत में तो 1909 में भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, हिंदू मुस्लिम। 1919 में 4 टुकड़ों में, लेकिन 4 टुकड़ों को बांटने के साथ साथ 1919 में द्वैत शासन भी लागू किया गया था। याद है? अर्थात राज्यों में गवर्नर जनरल भी होगा और क्या होगा? और भारत में जो भारतीय लोग हैं उनको भी सरकार बनाएंगे। 1919 में यह बात कही गई थी, भारतीय लोग भी सरकार बनाएंगे और गवर्नर जनरल भी था, लेकिन ये राज्यों तक ही सीमित था। मतलब राज्य में ही बनाएंगे और ऊपर के ना। लेकिन 1932 से लेकर के, ध्यान दीजिए, 1932 से लेकर के 1935 तक का जो भारत में का समय जो था ना, वो संविधान पर बहुत ज्यादा बल दिया। मतलब संवैधानिक सुधार पर बहुत ज्यादा बल दिया, केंद्रीकरण पे बहुत ज्यादा बल दिया था। केंद्रीकरण बोले तो अब राज्य पे कम फोकस करके केंद्र पे ज्यादा फोकस किए भारतीय लोग। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, अब राज्य पे कम फोकस करके किस पे ज्यादा फोकस करने लगे? केंद्र पे। अब उनका फोकस चला गया केंद्र पे। मतलब है कि अभी तक सिर्फ राज्य में ही हम सरकार बना सकते थे, केंद्र में नहीं। लेकिन इनके 1932 से 1935 तक का जो समय था ना, ये बहुत तेज समय था। और इस समय इन लोगों ने इतना ज्यादा सुधार कर लिए थे कि अब डायरेक्ट केंद्र में सरकार बनाने की डिमांड चल रही थी, राज्य में नहीं। और ऐसा हुआ भी 1935 का भारत शासन अधिनियम में द्वैत शासन फिर लागू हुआ। द्वैत शासन 1919 में लागू हुआ था, जिसमें एक गवर्नर जनरल था और राज्य स्तर पर, प्रांत स्तर पर भारतीय लोग चुनाव लड़े थे। लेकिन अब क्या हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम में फिर द्वैत शासन लागू हुआ। लेकिन अब देखो यह कैसे द्वैत शासन था, अब यह केंद्र लेवल का था। यह द्वैत शासन कैसा था? केंद्र लेवल का था। मतलब है कि अब केंद्र में, राज्य में नहीं, केंद्र में गवर्नर जनरल भी होगा, ठीक है? गवर्नर जनरल भी होंगे और क्या होंगे? भारतीय जनता द्वारा
भारतीय जनता द्वारा चुने हुए क्या हुआ, प्रतिनिधि भी होंगे सरकार में, प्रतिनिधि भी सरकार में पार्टिसिपेट करेंगे। अब केंद्र की बात कर रहे हैं भैया, अभी तक राज्य में काम था, अब केंद्र में क्या छूट मिल गया। अरे इसी केंद्र में छूट मिलने के लिए ना गोलमेज सम्मेलन में लोग भाग लिए थे कि हमको अब राज्य स्तर से हटाइए। तभी तो वर्केनेट ने कहा था कि हमारे पास उतना पावर नहीं है कि हम आपको दे सकें कि आप केंद्र में सरकार बना लीजिए। तो उस समय वो एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन भारतीय लोग प्रयासरत थे कि हम प्रयास करेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम लड़ेंगे अंग्रेजों से और एक दिन केंद्र में सरकार बनाने की सपना जरूर पूरा होगा। और हुआ भी। 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ, अब केंद्र में डायरेक्ट कहाँ बात हो रही है, केंद्र में। और राज्य में अभी तक गवर्नर जनरल काम करता था, भारतीय लोग भी राज्य में शासन करते थे, लेकिन अब यहाँ से क्या कर दिया गया, केंद्र भी दो भाग में बांटा गया, अर्थात गवर्नर जनरल भी होगा गवर्नर जनरल भी होगा और भारतीय जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि भी होंगे, अर्थात अब बड़े लेवल का चुनाव हो गया। आज आपके देश में तुलना कर रहे हैं, समझो, आज आपके देश में जब विधायकी का चुनाव होता है तो वह अपने राज्य में ही सीमित निपट जाते हैं, मतलब विधायक बनेंगे या नहीं तो मुख्यमंत्री बनेंगे। वही हाल इससे पहले था। 1919 में क्या था, एक गवर्नर जनरल था और एक चुना हुआ सरकार था, अर्थात मान लीजिए एक राज्यपाल होता और एक क्या होते, मुख्यमंत्री होते, यही ना तो होते। लेकिन 1935 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो अभी केंद्र लेवल का था, मतलब ही कि एक राष्ट्रपति आज समय होते हैं और एक प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा। संसदों को जनता चुनती है ना, जनता बहुमत करती है तो संसद जीत के जाते हैं और उन्हीं संसदों में से किसी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है जो सबके समूह से चाहते हों, ठीक है। और उसी प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, मतलब ही कि राष्ट्रपति के चुनाव होला तो हमनी के वोट मारे ना जानी जा। अब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो वोट देते हैं हम लोग, और राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो वोट नहीं देते हैं। तो राष्ट्रपति को तब वोट देता कौन है, जीतते कैसे हैं। तो ये राज्य के जो विधायक होते हैं वो लोग देते हैं, संसद लोग देते हैं, समझ रहे हैं। एमपी एमएलए लोग बहुमत करते हैं ना, तो कौन बनता है, एकल संक्रमणी मत द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक, क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति की तरह मान लो गवर्नर जनरल हो गया। अब भारत में जनता द्वारा चुना हुआ जो सरकार था वो मान लीजिए प्रधानमंत्री बनेगा, यही ना बनेगा जी। इसको तो कोई चुन नहीं रहा है गवर्नर जनरल को, तो वही समय की व्यवस्था है जो आज लागू है, चल रहा है। ये क्या होगा, राष्ट्रपति हुआ। ऐसे क्या हुए, गवर्नर जनरल का मतलब आज के राष्ट्रपति जिसको जनता नहीं चुनती है, और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार जिसको प्रधानमंत्री को हम लोग चुन के संसद द्वारा भेजते हैं। तो दोनों समझ में आया। तो यह लागू हो गया केंद्र में, और इसको जीरेक्स करके कहाँ डाल दिया गया, संविधान में। यही है बहुआ, इसलिए कहा जाता है 1935 का भारत शासन अधिनियम है, 65% जीरेक्स कॉपी है। आज का संविधान जो है वो समझ में आ रहा है। तो द्वैध शासन लागू हुआ और द्वैध शासन के द्वारा केंद्र में भारतीय लोगों की सरकार बनी। कब, 1935 ईस्वी में। इतना समझ में आया, 1935 ईस्वी में। और एक बात है, इसमें और एक काम हुआ। अभी तक 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 ईस्वी में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था भारत में। उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 73 में आया था। 74 में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई थी, मतलब सुप्रीम कोर्ट का निर्माण कराया गया था। कब, 1774 ईस्वी में। आज का सुप्रीम कोर्ट सुने हो, कहाँ है, दिल्ली में। तो वो मेरा 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट कहाँ बनल, कोलकाता में। लेकिन वो सब खाली नाम का सुप्रीम कोर्ट था,
सुप्रीम कोर्ट का मतलब का हो ओकरा ऊपर कोनो जजमेंट ना होकर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अब उसके ऊपर जजमेंट होके लगल तो का है वो सुप्रीम कोर्ट जी। सही बात है ना। हुआ क्या था, भारतीय लोग के केसेस जो होते थे वो जाते थे उस सुप्रीम कोर्ट में 1774 के बाद जब उसका निर्माण हो गया तो सॉल्व नहीं होता तो जानते हो कहाँ ट्रांसफर करता था, ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में। मतलब वहां का जो सुनवाई वाला व्यवस्था था ब्रिटेन में, उसके ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में भेजता था कि जाओ वहां तुम्हारी सुनवाई होगी। अब बताओ भाई, लोग के ये खाए के व्यवस्था नहीं के आप ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में जात रहो अपन सुनवाई कराओ खातिर, तो काहे को सुप्रीम कोर्ट तब फेल है, तब फर्जी है, तब इसका मतलब बढ़िया नहीं है। आज एक बात बताइए, आज आपके राज्य में कोई केस आपका हो तो आप जिला में लड़ते हैं, जिला में सॉल्व नहीं होता है तो जाते हैं हाई कोर्ट में, अपने राज्य के सबसे उच्च न्यायालय में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? उच्च न्यायालय में। जब उच्च न्यायालय में सॉल्व नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। तब कहाँ जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय बोले तो क्या? सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय बोला जाए तो क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो भले लेट लगाता है सुप्रीम कोर्ट, समय लगता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन आपका निर्णायक जरूर आंसर भी आता है, उधर से रिजल्ट भी आता है। निर्णायक जो उचित है उसकी जांच पड़ताल करके निर्णायक वोट दिया जाता है, मतलब रिजल्ट मिलता है, डिसीजन मिलता है। समझ रहे हैं कि वो कहीं ओकरी बात से ओकरी ऊपर कहीं भेजता है अपना सुप्रीम कोर्ट जी? नहीं भेजता है ना। उससे ऊपर कोई कोर्टे नहीं है भारत में, तो भेजेगा कहाँ, है ना जी। लेकिन इस 1774 वाला जो खाली नाम का सुप्रीम कोर्ट बना था, ये ब्रिटेन में भेज देता था सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ से नहीं क्लियर होता था तो ब्रिटेन में जाओ लड़ो भाई, वहां तुम्हारा केस फाइनल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट था नहीं, कहाँ सुप्रीम कोर्ट मानने लायक है। तो फिर क्या हुआ, तो इस 1935 के भारत शासन अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फिर हुई। ई कहाँ हुई? हुए दिल्ली में हुई। दिल्ली में कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। 1935 में क्या हुई? आज का जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना, वह 1935 में क्या हुआ? उसका निर्माण शुरू हो गया, मतलब ऑर्डर मिल गया कि अब सुप्रीम कोर्ट बनेगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, लेकिन उसका सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं दिया गया। बात याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं दिया गया। भारत उस समय कौन चीज चल रहा था? फेडरल फेडरल फेडरल। भारत एक यूनियन था, भारत एक संघ था। इसलिए भारत में 1935 में जो भी कुछ हुआ है सब फेडरल नाम से ही हुआ है। अर्थात अब आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि बताइए सभी बैंकों का निजीकरण किसने किया, तो क्या कहेंगे? आरबीआई कहेंगे, लेकिन फेडरल बैंक द्वारा। आरबीआई बैंक नहीं, उस समय उसका नाम क्या था? फेडरल बैंक। बाद में जाके आरबीआई बैंक बना, वो अलग बात हो गया। लेकिन उस समय उसका निर्माण किस नाम से हुआ? फेडरल बैंक। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, भले सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कब नाम आया? 28 जनवरी 1950 ईस्वी को। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट तब से जाना जाता है, नहीं तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या था? फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट। और 28 जनवरी 1950 ईस्वी से क्या बन गया? सुप्रीम कोर्ट। वही। अब समझ में दोनों पॉइंट रिलेट हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है। आज के हमारे संविधान की तुलना की जाए तो 65% जीरेक्स कॉपी है 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्लियर? या फिर 1936 में क्या हुआ? 1935 तक तो पढ़ लिए। 1935 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, द्वैत शासन लागू हुआ, और क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम आया। आरबीआई का क्या हो गया? फेडरल बैंक बना। क्या बना? फेडरल बैंक बना। और इसकी सहायता से पूरे भारत में लागू कर दिया गया, है ना? कहाँ तक पढ़ लिए हम लोग? 1935 तक। थोड़ा इसको रोको तो
हाँ, थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। 1929 1929 1930 1930 स्वतंत्रता दिवस मनाएगा 26 जनवरी 1930 पे, ठीक ना। 1931 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1932 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1930 प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी, है ना जी। आगे बढ़ा जाए। 1933 रहमत अली, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में पूना पैक्ट। 1933 में रहमत अली ने पाकिस्तान की मांग थी। कहाँ पढ़ रहे थे? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ठीक है। अच्छा, 1934 RBI 1935 लागू हो गया फेडरल बैंक के नाम से, है ना जी। फेडरल नाम से लागू हो गया। 1935 में और क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन जिसके तहत आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उस समय फेडरल कोर्ट के नाम से जाना गया, उसकी स्थापना हुई। द्वैत शासन लागू हुआ। अभी तक इससे पहले द्वैत शासन चल रहा था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से, जिसमें राज्य स्तर पे गवर्नर जनरल और भारतीय लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार थी। लेकिन 1935 में क्या हुआ? यही द्वैत शासन राज्य से उठ के केंद्र में चला गया और केंद्र में गवर्नर जनरल बने तथा केंद्र में भारतीय लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार बनी, ठीक है। और यही सरकार जब बनी 1935 में, तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। फैजपुर अधिवेशन कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। फैजपुर अधिवेशन हुआ कब? 1936। 1936 कहाँ हुआ? फैजपुर में अधिवेशन हुआ। फैजपुर में अधिवेशन हुआ क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था ना जी। कहाँ पड़ता है फैजपुर? महाराष्ट्र में। यह एक ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये ग्रामीण क्षेत्र था, एरिया। फैजपुर अधिवेशन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन ग्रामीण एरिया था। फैजपुर अधिवेशन में हुआ क्या था? फैजपुर अधिवेशन में हुआ क्या था? फैजपुर अधिवेशन में हुआ यह था कि 80 फीट झंडा लगा दिया गया। कितना ऊंचा? 80 फीट झंडा लहरा, मतलब ऊंचा लगा दिया गया और उसको फहराना था। खुश थे खूब जवाहरलाल नेहरू जी कि आज 80 फीट ऊंचा झंडा को लहराना है और पूरे गांव के लोग उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्र में था यह अधिवेशन और झंडा फहराना था। एकदम सभी लोग का मन गदगद था। दिक्कत यही हुआ कि झंडा फहर ही नहीं रहा था रसरिया खींचने पर। समझ रहे हैं दिक्कत क्या होगा? इसलिए अधिवेशन क्यों फेमस है? झंडा फहर ही नहीं रहा था, 80 फीट का झंडा। तो दिक्कत की बात है ना जी। अगर आप ही कोई काम कर रहे हैं और ना हो तो बहुत बेइज्जती महसूस होगा, है ना जी। अब डॉक्टर मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जी उस समय बहुत चहेता नेता हुआ करते थे सभी भारतीय लोगों का, ठीक है। और झंडा फहराने की घोषणा की गई और झंडा फहर ही नहीं रहा था। समझ रहा है ना? झंडा क्या हो रहा था? फहर ही नहीं रहा था। अब इससे बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा था। इससे क्या हो रहा था? बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा था, ठीक ना। किनको? जवाहरलाल नेहरू जी को बेइज्जती महसूस हो रहा था कि झंडा तो फहरते नहीं के 80 फीट झंडा गाड़ दिया गया। समझ रहे हैं? तब दिक्कत क्या हो गया? वहाँ एक व्यक्ति था मोहन सिंह नाम का। क्या नाम था? मोहन सिंह नाम का। किशन सिंह,
किशन सिंह। क्या नाम था? किशन सिंह। किशन सिंह नाम का एक व्यक्ति था जो ही महाराष्ट्र के ही था, मैसाना गांव का, महाराष्ट्र के ही मैसाना, अरे वहीं से फैजपुर के अगल बगल 5-10 किलोमीटर का होगा, देखने के लिए आया हुआ है ना जी। तो महाराष्ट्र के ही मैसाना गांव का रहने वाला था एक व्यक्ति जिसका नाम था किशन सिंह। क्या नाम था? बहुत बहादुर था। जब देखा कि अरे बेइज्जती होने लगा, जवाहरलाल नेहरू जी का झंडा फहर ही नहीं रहा था, बहादुरी के साथ उसने 80 फीट ऊपर चढ़ गया झंडे पर, और ऊपर जा करके झंडे को फहरा दिया, खोल दिया, फहरने लगा। और इससे क्या हुआ? इससे बहुत ज्यादा खुश हुए जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि भाई कहीं बेइज्जती ना कटत हो गया, कहीं इज्जत रख ले, तो ओकरा खातिर कही कि आप हमारे लिए एक शुभचिंतक के रूप में आए, हमारे लिए आप भगवान के समान हैं, है ना जी। इसीलिए बहुत खुश थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू की बेइज्जती के हो रहा था, उन्हीं का हो रहा था, वही ना फहराने के लिए गए थे। और इससे क्या कहे, इससे खुश होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किशन सिंह को कहे थे कि हम आपके गांव मैसाना, महाराष्ट्र में है, मैं आपके गांव मैसाना आऊंगा, आपको सम्मानित करूंगा पूरे गांव के सामने। पूरे गांव के सामने क्या करूंगा? सम्मानित करूंगा, क्योंकि आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। इसे बहुत गदगद था। कौन? नहीं, किशन सिंह। किशन सिंह बहुत गदगद थे कि हमको सम्मानित किया जाएगा पूरे गांव के सामने, बहुत खुश थे। और डेट निर्धारित कर दी गई कि इस दिन आपको सम्मानित किया जाएगा। उस दिन पूरा एकदम नहा धोवा के पैंट वेट पहन उनके पूरा एकदम अच्छा से तैयार होकर के कौन? किशन सिंह अपने गांव में बैठा था कि हमको क्या होगा? सम्मानित किया जाएगा। और ऐन वक्त पर पंडित नेहरू जी ने उसको सम्मान करने से मना कर दिया। तो अब यह आपसे पूछा जाए क्यों मना कर दिया? क्योंकि कहे तो आप ही थे, तो मना क्यों कर दिए? मना इसलिए कर दिए, वह आरएसएस का मेंबर था। क्या था? आरएसएस का मेंबर था। अब देख लो, उस समय भी ये पॉलिटिकल राजनीति बहुत तेजी से चरम सीमा पर थी। तभी तो पॉलिटिकल पार्टी से वो अलग बिलोंग कर रहा था, कांग्रेस से अलग बिलोंग कर रहा था। तो उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने सम्मान देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। समझ रहे हैं? खाली इतने से कि वो आरएसएस का मेंबर है, बात समझ रहे हैं? और इससे उसको बहुत धक्का लगा। बेचारा बन छन के तैयार होकर सुबह ये सब बैठा था, एक बार घोषणा मिला कि आप आरएसएस के मेंबर हैं तो आपको सम्मानित नहीं किया जाएगा। क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उसने यह जाति पात देखा? जब वो झंडा फंसा हुआ था तो पूरा 80 फीट ऊपर जाकर झंडा फहरा दिया था। तो वह यदि सोचा होता कि यह कांग्रेस के मेंबर हैं और मैं आरएसएस का मेंबर हूं और मैं इस 80 फीट झंडा जो फहर नहीं पा रहा है अब जवाहरलाल नेहरू जी से, और मैं उसको फहरा दिया, उनका इज्जत रख दिया वहां पर, तो यह अपने पार्टी का सपोर्ट किया होता तो चढ़ा ही नहीं होता उस पे, है ना जी। लेकिन झंडा के आगे कोई पार्टी नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए उसने पूरा उतने ऊपर चढ़ करके झंडा को फहरा दिया था। तो अब उनको भी यह ध्यान में रख करके यह सोचना चाहिए था कि भले वो किसी भी पार्टी का मेंबर है, क्या हुआ, हमने जब अपनी जबान रखा है आप। और उस समय जवाहरलाल नेहरू जी को पूरे भारत में सम्मान दिया जाता था, बहुत माने बढ़ चढ़ के सबसे प्रिय नेताओं में उनको गिनती होती थी। तो भैया उनके लिए यह अपमानजनक का शब्द है, इसीलिए इस फैजपुर अधिवेशन को पढ़ाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इन्होंने एक पार्टी का, एक आम जनता का क्या किया था? अपमान किया था, है ना जी। जब आप ही ने घोषणा की है कि हम आपको पूरे गांव के सामने सम्मान देंगे, तो पीछे क्यों हट गए? सिर्फ एक पार्टी के चलते, पॉलिटिकल पार्टी के चलते पीछे क्यों हट गए? क्वेश्चन इसी तरह से बड़े पेपर में घुमा के, जब लिखित किसी चीज का पेपर होता है ना, ऐसे ही पूछता है। और क्या है? कुछ नहीं है, सब पढ़ लो लाइन से, सब समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं है पढ़ाई, समझ रहे हो। इसी महाराष्ट्र में सूत गया, चल रहा है लाइटवा अपने मैंने भूत गया, वीडियो चल रहा है, कोई बात नहीं, कमजोर होगा, दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इस फैज तब इसका तो बेचारे को बहुत ठेस पहुंचा होगा ना जी, जिसको सम्मान देने के लिए कहा जाए सुबह से बन छन के तैयार होके और केहू उसको सम्मान देने से इम्पैक्ट पर धोखा दे दे तो बहुत दिक्कत महसूस होगा। आरएसएस की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में हुई थी। और इसके हेड कौन थे? लॉर्ड गुयर। लॉर्ड गुयर इसके हेड थे। कौन थे? लॉर्ड गुयर इसके हेड थे। जब उनको यह सूचना मिला कि अरे हमारे पार्टी के मेंबर का इतना अपमान, हमारे पार्टी के मेंबर का इतना अपमान, नेहरू जी कहे थे सम्मान देने के लिए और उसके बाद से एक बार धोखा दे दिए। जो भी ये नाम सुना कि हमारे पार्टी के मेंबर को अवार्ड देने के लिए बात कही गई थी और उसको नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत जिस स्थान पर थे वहीं से चलना शुरू किया, आए और आकर के इस किशन सिंह को गांव के सामने सम्मानित किए, लेकिन नेहरू जी नहीं आए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि उस समय भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे का विरोधी हुआ करते थे, जो आज तो ओकरों से ज्यादा है ना जी। इसलिए फैजपुर अधिवेशन इंपोर्टेंट है। तो 1935 के बाद क्या हुआ था? फैजपुर अधिवेशन 36, याद रहेगा ना। उसके बाद 1937 में क्या हुआ? 1937 ध्यान दीजिए, 1937 में सरकार बन गई। 1937 में क्या हो गई? सरकार बनी और पंडित नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उसी समय बनाए गए। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो सुन लो। 1937 में सरकार बनी और उसके चहेते प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए 1937 में। ठीक है ना। तो 1937 के बाद क्या हुआ? तो 1937 में ये भी हुआ कि अब तो भैया भारत में सरकार बन चुकी है ना, भारत में सरकार बन चुकी है और यहाँ के लोग बनाए हैं, तब विकास केकरा करे पड़ी? गवर्नर जनरल के। अब भारतीय लोगों ने सोच समझ के कहा कि अब भारत के लिए एक योजना बनाई जाए, भारत के लिए एक योजना बनाई जाए जिसके कारण भारत का विकास हो। तो 1937 में ही योजना आयोग का निर्माण हुआ था और 1951 जब संविधान लागू हो गया ना, तो इसको सुचारू रूप से संवैधानिक तौर पर इसको ऐड कर दिया गया। कहाँ? संविधान में। ठीक। और योजना आयोग को खत्म कर दिए मोदी जी आए तो। योजना आयोग को कौन खत्म कर दीजिए? मोदी जी जब सरकार आए मोदी जी को ना, तो जो यह योजना आयोग था, जो योजना बनाती थी कि देश का विकास कैसे किया जाए, इस योजना आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी में अस्थायी रूप से कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्थायी रूप से। और जब सरकार बनती थी तो पूरे देश के विकास के लिए 5-5 साल पर सरकार बनती है ना, तो हर सरकार 5 वर्ष के लिए क्या करती थी? योजनाएं बनाती थी कि पूरे देश का विकास कैसा हो। बजट में बात कहा जाता था, योजना जो बनाया गया था उसको 5 साल के लिए, माने देश में विकास कैसे हो, तो हर साल योजनाएं लाई जाती थी। हर साल होता है ना, बैठक होती है ना जी, बिल पास कराया जाता है ना, तो उसके द्वारा योजना आयोग की स्थापना 1951 ईस्वी से लागू कर दिया गया था। और यह योजना आयोग जो थी, तभी संविधान बोलने नहीं कहते, अभी टूट पूजिए ना बाजी, लेकिन लोगों के अंदर यह भावना आ चुकी थी कि हम लोग एक योजना बनाएंगे जिसके द्वारा भारत का विकास होगा। 1937 में और 1951 में इसे क्या कर दिया गया? अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आया ना, तो योजना आयोग को हटा दिया गया और उसके जगह पर क्या ला दिया गया? नीति आयोग। योजना आयोग का जगह पर क्या ला दिया गया? नीति आयोग। योजना आयोग खत्म कर दिया गया है, 2014 से खत्म है, और इसके जगह पे क्या है? नीति आयोग है। ठीक। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? डायरेक्ट प्रधानमंत्री। ठीक है। आगे देखिए, तो 1900 कहाँ पर है हम लोग? 37। 1937 में क्या हुआ? सरकार बनी और योजना आयोग लाया गया जो भारत का विकास करे। ठीक है।
1937। तो 1938 में क्या हुआ? 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। 1939 में क्या हुआ? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। अरे पढ़ते जाओ ना भाई, पढ़ाते हैं। 1939 में भारत में क्या हुआ? विश्व का छोड़ो अभी, 38 में हम लोग हैं। अच्छा, 38 में क्या हुआ है? हरिपुरा अधिवेशन। 1937 में कौन अधिवेशन पढ़ रहा है बाबू? फैजपुर अधिवेशन। 1936 में फैजपुर अधिवेशन और 1937 में सरकार भी बनी और हरिपुरा अधिवेशन भी हुआ है। क्या हुआ है? हरिपुरा अधिवेशन। पहले रुको, इसको मिटा देते हैं। रुक जाओ, अभी कुछ लिखो मत, इसको थोड़ा बंद करो, चाहे मत बंद करो, काटा जाएगा। हाजीपुर चालू कर दो जी। हाजीपुर अधिवेशन है ना? हाजीपुर अधिवेशन 1937 क्या हुआ? सरकार बनाई गई। ठीक है, सरकार बनाई गई। और क्या हुआ? और क्या हुआ? देश के विकास के लिए योजना बनाया गया। योजना बनाया गया। देश के विकास के लिए क्या हुआ? योजना बनाया गया। देश के विकास के लिए योजना बनाया गया। ठीक है, देश के विकास के लिए योजना बनाया गया। 1938 ये है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन ई क्या था? इस अधिवेशन में क्या हुआ कांग्रेस के? 1938 हरिपुरा अधिवेशन। इसी हरिपुरा अधिवेशन में ध्यान दीजिए, इसी हरिपुरा अधिवेशन में क्या किया गया था? उन्नीस सौ 1937 में क्या बनाई गई थी बाबू? सरकार बनाई गई है। फिर 1938 में क्या हुआ? हाँ, तो हरिपुरा अधिवेशन का प्रपोजल सुनिए क्या था ये। हरिपुरा अधिवेशन में जब सरकार बन गई आपकी, ध्यान से सुनिए, जब सरकार बन गई 1937 में, तब विकास करे का गारंटी क्या करा के मिली? जो भारतीय लोग बने होंगे वही विकास करेंगे जी। अब गवर्नर जनरल करेगा विकास। जब केंद्र में सरकार बन गई तो भैया पावरफुल आप हो गए हैं, अब विकास कीजिए। जब ग्रामीण क्षेत्र में थे, मतलब प्रांत लेवल पे थे, तो विकास कर रहे थे और जांच करने के लिए साइमन कमीशन आया था। तो अब तो केंद्र में आप चले गए हैं, तो विकास खुद करिए। ठीक, तो विकास के प्रपोजल को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए 1938 ईस्वी में हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन मतलब बैठक हुई थी कांग्रेस की, और इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि जब सरकार हम लोग की बन चुकी है तो विकास करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग की है। तो इसी अधिवेशन में योजना बनाने की प्रयास शुरू हुई यहीं से, कि भारत में एक ऐसा योजना बनाया जाए जिससे भारत का विकास हो। इस अधिवेशन में क्या बातचीत चला था कि भारत में अब भारतीय लोग की सरकार बन चुकी है, तो हमें एक ऐसे योजना का निर्माण करना पड़ेगा जो योजना यह है, यह हमारे देश में विकास करे, इसलिए 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। सर जी मेरा बेगवा नहीं दे। इसलिए हरिपुरा में क्या हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1939 त्रिपुरी अधिवेशन क्या हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन। यह क्या था? त्रिपुरी अधिवेशन।
लाइन से बता रहे हैं, देख लीजिएगा सन क्रम से है। 1939 में ये क्या था? त्रिपुरी अधिवेशन। इस त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं, त्रिपुरी संकट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, तो त्रिपुरी अधिवेशन को त्रिपुरी संकट क्यों बोला जाता है? कुछ तो दिक्कत हुआ होगा ना जी। संकट कहाँ आवेला? बिना किसी पॉइंट के संकट थोड़े आ जाएगा, है ना जी। आइए देखते हैं संकट कहाँ आया था। जब 1937 में सरकार बनी थी ना, जब 1937 में सरकार बनी थी, जब सरकार बन गई 1937 में, तो आगे की ओर बढ़ाने के लिए इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। तो त्रिपुरी में अधिवेशन होने वाला था। इससे पहले बात कर रहे हो ना, इतना मार मारेंगे ना तो निकल के भागने लोगे बाहरी। फायदा उठा रहे हो। जो 1937 में सरकार बनी थी, तो इस सरकार का काम था कि देश में विकास किया जाए। तो जब जब अधिवेशन होता था, उस अधिवेशन में किसी न किसी को अध्यक्ष बनाया जाता था। तो जब 1937 में सरकार बनी थी ना, तो इसी समय घोषणा कर दिया गया था कि सुभाष चंद्र बोस जो है, उनको आने वाले समय का जो अधिवेशन होगा उसकी अध्यक्षता उनको ही दी जाएगी। यह पहले से ही सभी कांग्रेसियों के दिल में प्रश्न था कि आने वाले समय का जो अधिवेशन होगा उसमें सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया जाएगा? अध्यक्ष बनाया जाएगा। और जब यह त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में हुआ, तो इसमें अब भारतीय कांग्रेस की ओर से जो अध्यक्ष पद के लिए चुना गया था वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। गांधी जी ये अधिवेशन में भाग लिए थे, गांधी जी भी इस अधिवेशन में भाग लिए थे। अब देखिए क्या दिक्कत हो गया इस अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस जी को घोषणा कही गई पहले ही से कि यही अध्यक्ष बनेंगे। गांधी जी भी इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाने के लिए अपनी ओर से एक आदमी को चुन करके उस अधिवेशन में लाए थे कि अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे? जो हम जिस आदमी को लाए हैं वो करेंगे। और कांग्रेस के मन में पहले ही से था कि कौन बनेंगे? सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी लाए थे सीतारमैया को। किसको लाए थे? सीतारमैया को, ठीक है। प्रतापी सीतारमैया, क्या नाम है उनका? प्रतापी सीतारमैया उनका नाम है। उस प्रतापी सीतारमैया जी को गांधी जी अपने ही ओर से इस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपनी ओर से इनको चुन करके लाए थे। कांग्रेस की इनको चुन रही थी सुभाष चंद्र बोस की। अब तो भाई भाई में दिक्कत। अब कांग्रेस की ओर कांग्रेस चाह रही थी कि सुभाष चंद्र बोस, समझ रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी बने। और वही गांधी जी चाह रहे थे का? प्रतापी सीतारमैया, ठीक ना। प्रतापी सीतारमैया जी का बन जाए? अध्यक्ष बन जाए। अब बताओ, अध्यक्षता एक ही आदमी के करना हो और दू आदमी आ जब अध्यक्षता करे तब तब भइल गजन। तो गांधी जी बहुत नाराज हो गए, कहे कि बताओ हमारा ऐसा समय आ गया भैया कि एक बार जब हम हाथ उठाते थे तो लाखों लोग हाथ उठाते थे। आज ऐसा समय आ गया है कि हम हाथ उठा रहे हैं तो पिछवा एको का हाथ नहीं है। इससे बहुत गांधी जी नाराज हुए। क्या हुए? नाराज हुए। उनको थोड़ा कष्ट लगा कि हमारे आदमी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है और सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट किया जा रहा है अध्यक्षता के लिए, ठीक है। तो गांधी जी नाराज होकर क्या कहे? जनमत संग्रह कराया जाए। क्या कराया जाए? जनमत संग्रह कराया जाए।
अभी तो हम लोग ना समझ में आते कि जनमत संग्रह का है। जनमत संग्रह यह है कि जितने लोग यहाँ पार्टी के उपस्थित हैं सभी लोग अपनी वोट करें, सभी लोग क्या करें, वोट करें, मतलब लिख लिख कर पर्ची डालें। अब जिनकी पर्ची ज्यादा होगी वही अध्यक्ष बनेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो जनमत संग्रह कराया गया, पहली बार भारत में जनमत संग्रह कराया गया था। ठीक है, जब एक ही पार्टी के 2 आदमी हो जाता है ना, तब अब पेंडिंग दूर करने के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है। ठीक है, यह एक वोटिंग है। रुस्तम पिक्चर देखे हैं, उस रुस्तम पिक्चर में लास्ट में जनमत संग्रह कराया जाता है। कोर्ट निर्णय नहीं दे पाता है कि हम रुस्तम को बेइज्जत बरी करें आकि सजा दें, तो सभी लोग 5 मेंबर होते हैं और उस 5 मेंबर में से जनमत संग्रह कराया जाता है कि किसके पक्ष में वोट ज्यादा पड़े। क्योंकि गोली मार दिया रहता है ना एक अधिकारी को, कोई एक आदमी रहता है उसको गोली मार दिया रहता है अक्षय कुमार, तो अब यही पेंडिंग में रहता है कि वह गलत था कि ये गलत थे। इसी के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय देने से मना कर देता है कि पेंडिंग इतना बीच में आ जाता है ना कि बीच में आंसर देना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए जनमत संग्रह करा। तो वही जनमत संग्रह कराया जाता है। वही जनमत संग्रह यहाँ भी है कि अब 2 आदमी तैयार हो गए अध्यक्षता करे खातिर, तो केकरा के हम कहीं कि तू ही आ जाता ऊ फूल जाइए, उनके कह जा तू ही बन जाता ऊ फूल जाइए, है ना जी। गांधी जी के भाई मेंबर थे सीतारमैया, तो गांधी जी भाई लोगों के बहुत प्रिय हुआ करते थे, है ना जी। और इधर सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो कांग्रेस चाहती थी कि यह बने, तो दोनों मैटर थोड़ा गौजिया है ना। अब दिक्कत ये हो गया कि जनमत संग्रह जब हुआ ना, तो वो जीते सुभाष चंद्र बोस ही। जनमत संग्रह हुआ तो के जीतल? अरे भाई तो नेत एक बात बताओ, अभी लगभग 1 साल हुआ, कांग्रेस उसको क्या बोलते हैं, अच्छा छोड़ो उस पॉइंट को, याद नहीं है। तो सुभाष चंद्र बोस जी फिर जीते, लेकिन भाई जीतले का फायदा जब एक आदमी फूलले रहा, है ना जी। लास्ट में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र लगा दिए, क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। जीतने के बाद से भी क्या हुए, इस्तीफा लगा, कह दिए हमारा जीतले खा फायदा, जब हमारे पार्टी के एक आदमी फूलर है एक आदमी पचकर है, इस्तीफा लगा दिए, कहे हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, अध्यक्ष नहीं बनेंगे। अब बताओ, जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे, अब बताओ दुल्हन के बियाह दूल्हा से होके होगा, दूल्हा ससुर अबे नहीं करे, तो बियाह के करा से दुल्हन बन के तैयार रह जाइए, है ना जी। वो हाल है अधिवेशन के हो गया, दूल्हा चुना गया था सुभाष चंद्र बोस जी को, और सुभाष चंद्र बोस जी जीतने के बाद कहे कि हम अध्यक्ष नहीं रहे, क्योंकि भाई अपने में फूला फूली हुई तो फायदा का, हम अध्यक्ष नहीं रहे। तो हारल आदमी अब थोड़े कही कि हमरे के बना था, वो तो खुद मायूस हुई। तब इसीलिए इस अधिवेशन को क्या कहा जाता है, त्रिपुरी संकट। संकट में पड़ गया था ये अधिवेशन कि किसको बनाया जाए तब अध्यक्ष, समझ रहे हैं। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा ठीक है आप लोग फूले रहिए पचके रहिए, वो अलग बात है, लेकिन चलिए हम ही बन जाते हैं इस अधिवेशन के अध्यक्ष, ठीक है। तो त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्षता लास्ट में किसने किया, एक्सेप्ट किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस त्रिपुरी संकट को दूर किए, संकट मोचन के रूप में वही आए और इस संकट को दूर किए, और दूल्हा मिल गया, दुल्हन से ब्याह हो गया, है ना जी। और इस त्रिपुरी संकट खत्म हुआ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता तब किसने किया था, तो इस्तीफा किसने लगाया था। अब थोड़ा एक ऐतिहासिक घटना बताते हैं। ऐतिहासिक घटना यह है कि ऐसा एक बार जब सब सरकार बन चुकी थी, देश आजाद हो चुका था, उसके बाद भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिला है। कब मिला है, 1978 ईस्वी में। कब मिला है, 1978 ईस्वी में। आप लोग सोचेंगे तो कहेंगे क्या रे ऐसा बादों में भइल का, तो हाँ भइल है। कब भइल है, 1978 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी जी कह रही थी हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और उस समय मोरारजी देसाई थे,
कौन थे? मोरारजी देसाई। वो कह रहे थे कि हम सरकार मतलब हम प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई लफड़ा ना हो। मोरारजी देसाई कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इंदिरा गांधी कह रही है कि हम बनेंगे। अब बताओ कि यही सिचुएशन आई लू तब लफड़ा भइल, तब भइल का तब अब भाई अब दिक्कत हो गई भाई। देश की बात है ना, देश छोटा नहीं ना है। उस समय था तो अभी आजाद नहीं होता, केहू घींच घाच के चलते रहे। लेकिन अब हेतना विधायक, हेतना एमएलए, हेतना संसद पूरा देश के चलाओ तो हर देखा था पोजीशन का चलता देश में। ये सिचुएशन आ गया था उस समय। ठीक है, वो कह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और गांधी जी कह रही थी हम प्रधानमंत्री बनूंगी। हाँ तो गांधी जी ने है जी, इंदिरा गांधी जी है तो गांधी जी ने है। इंदिरा गांधी जी कह रही थी कि हम बनाएंगे सरकार, अब मोरारजी देसाई जी कह रहे थे हम सरकार बनाएंगे। लफड़ा में फसल तो पहली बार वो बड़ा भाई रहा, फिर दूसरी बार जनमत संग्रह, फिर एहू बेरा भाई। तो फिर के जीतल? इंदिरा गांधी जीत गई। जब इंदिरा गांधी जीत गई तो सरकार बन गई। तो देखो लफड़ा ऊपर से चला आ रहा है, नीचे का उपयोग कल जाला भाई भाई 1978 क्लियर। 1940-39 ले पड़े थे ना। अब देखो 1940 में, अब इसके बाद इस त्रिपुरी अधिवेशन के बाद, त्रिपुरी अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग की जो मांग थी, जो मुस्लिम लीग की अभी नॉर्म से चल रहा था धीरे 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 पैसेंजर की तरह, अब वो एक्सप्रेस बन गया। क्या बन गया? एक्सप्रेस। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा हम लोगों को तो कोई इज्जतें नहीं है देश में, कांग्रेस हमको पूछ ही नहीं रही है, कुछ कर रही है, तो चलो हम लोग भी अधिवेशन करेंगे। 1940 में लाहौर में अधिवेशन किए कौन? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? अधिवेशन किया था लाहौर में। और लाहौर में अधिवेशन करके खुली ऐलान किया कि हम लोग भारत में नहीं रहेंगे, हम लोग अपने लिए एक अलग पाकिस्तान बनाएंगे। और यहाँ से इसकी रफ्तार क्या हो गई? बढ़ गई, बहुत तेज हो गई। 1940 में पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा बहुत तेज हो गई। कहने का मतलब है आदमी पैदल चलता है या दौड़ने लगता है, तो अंतर है ना जी। तो अभी तक धीरे धीरे डुबुर डुबुर के चल रहे थे मुस्लिम लीग। लेकिन जब 1940 में लाहौर में अधिवेशन किए तो इन लोगों की रफ्तार मतलब अलग होने की, देश से हमको अलग पाकिस्तान बना कर दीजिए, हम भारत में नहीं रहेंगे, इसकी मांग बहुत तेज हो गई। कब? 1940 में। अब इससे रिलेटेड पूरा हम पीछे चलते हैं विश्व में, ठीक है। और विश्व में 1939 में क्या हुआ था? 1939 में 1 दिसंबर 1939 ईस्वी को, 1 दिसंबर 1939 ईस्वी को इधर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1 दिसंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो शुरू मतलब क्या हुआ था? हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। हिटलर कहाँ का नाम? जर्मनी का, ठीक है। तो हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में अब अंग्रेज क्या थे? भारत का उपनिवेश, अंग्रेजों का उपनिवेश था ना भारत। तो कह रहे थे भैया भारतीय लोग जैसे प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए थे, चलिए इस बार भी गांधी जी कहे, चाहे जो भी कांग्रेसी नेता थे, कहे जाए? हम नहीं जाएंगे, अगला बेरी का मालूम बा लड़के कौन जा रोले टेक पासो भइल, जलिया वाला बागो भइल, बहुत सारा नुकसानो भइल। ठीक बा ना। अब लोग हम समझ गए हैं आपकी राजनीति, हम लोग नहीं जाएंगे अब। तब देखो क्या हुआ। इस समय कौन था? इस समय भारत का प्रधान गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन जिंदगी भर चली हैं। लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड लिनिथगो इस समय क्या था? गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। क्या कहा? कांग्रेस से आगे कहा अरे भाई काहे नहीं खोलो बतिया मानतिया, चलो लड़ने के लिए, हम आपको जीत जाएंगे ना तो आजाद तो करिए देंगे, आप लोग के लिए संविधान भी बना के दे देंगे। गांधी जी का तरीके तुम पोस्ट डेटेड चेक हो, मतलब का
एक्सपायरी जब खत्म हो चेक मिला हुआ है 5 तारीख ले डेट है आ 10 तारीख ले भंजल ना हूँ तब तो केस का चेक का हो गई खत्म हो गई एक्सपायर हो गई। ये तुम्हारी भाषा जो है ना ये सब एक्सपायरी भाषा है, ये हम लोग समझ रहे हैं। तो गांधी जी क्वेश्चन पूछता है बार बार कि पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, तो गांधी जी ने कहा। क्या कहे थे कि पोस्ट डेटेड चेक है, ये चलने वाला नहीं है, इसका टाइम खत्म हो गया है। ठीक, हमको तुम लोग का चुटकुलेबाजी में फंसना नहीं है। तो कहे ठीक है, इतना बात कह रहे हैं गांधी जी, थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार आइए ना संसद भवन में, आइए वहीं पे बात किया जाएगा कि आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे। मतलब भारतीय जो फोर्सेस हैं, भारतीय जो फोर्सेस हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे। तो गांधी जी का ठीक बा, इतने बात नु बा, हम आ जाए। तो गांधी जी क्या हुआ, गए संसद भवन पे गए और हॉल में मीटिंग चल रही थी। किसके किसके बीच, लाल को और गांधी जी के बीच। अंग्रेजवा पहले से ना चतुर है भाई, गांधी जी के बीच चल रही थी मीटिंग। और ये मीटिंग चल ही रही थी तलो में से कोनो खापड़ा निकल के बहरिया आ गई गेटवा पर। मीटिंग ऐसा होता, मान लो यहाँ हम लोग का गेट वहां पे है कोचिंग का, तो कोई निकल के चला गया, बाहर लोग एकदम लागल बा, एकदम लाखों की संख्या में लोग छिटाई ले बाहर कि गांधी जी का कान नहीं आता है। सब लोग का कान ओनिए था, यस या नो। अभी ये मीटिंग होता अंदर, ध्यान से सुनना, मीटिंग हो रहा है अंदर। गांधी जी भी कह रहे हैं ना ना हम लोग किसी भी कीमत पर भाग नहीं लेंगे भाई। आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं हम लोग के साथ कि जाइए भाग लीजिए, जाइए। क्यों लें, जाकर लड़िए, आप लोग का युद्ध है, हम क्यों जाएंगे। पहले में लिए नहीं थे, याद नहीं है हम लोग को रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। अब दोबारा होगा वैसे जलियांवाला बाग, हम नहीं जाएंगे। अब ऐसा बतिया ही रहे हैं तो तले 4 गो मुस्तैद जो अंग्रेज थे निकल के गेटवा पर जाकर कहे गांधी जी मान गए, गांधी जी मान गए, द्वितीय विश्व युद्ध में जाने के लिए गांधी जी मान गए। अब मुहे मुहे आवाज पूरा एकदम भारत में फैल गई, मिनटों नहीं लगा। समझ रहे हैं। अब लोग चलना शुरू कर दिए। अब जो होशियार लोग थे वो रुके हुए थे, आज तनी माने वही में बहुत लाखों की संख्या में भीड़ थी, लोग चलना शुरू कर दिए। कहेगा अब जाही की पड़ी लागत हमने के द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई करें। समझ रहे हैं। गांधी जी बाहर निकल के आए, जब हॉल से मीटिंग खत्म हुआ तो अभी मीटिंग में अंदर थे, बाहर जाकर घोषणा कर दिए अंग्रेज। बहुत चतुर चालाकी से, समझ में आ रहा है ना। लोग जाने लगा, पेट्रोल जगह फैले लाना, माचिस धरैला पर छींट दो, कहीं भी फाड़ दो, चारू ओर छींट दो, माचिस बाहर ससुरे जेने जेने छींट लो उन्होंने धरत भागे है ना जी। वैसे ही पेट्रोल की तरह बात छिड़ गई कि गांधी जी मान गए द्वितीय विश्व युद्ध में जाना पड़ेगा। सेनाएं चल भी दी, सेनाएं चल भी दी द्वितीय विश्व युद्ध में। अब जब गांधी जी बाहर निकल कर आए हॉल में से, आप मान गए महाराज, कैसे बात को हम लोग को दिमाग खराब हो गए। मान गए, हम तो अभी माने ही नहीं है, अभी क्लियर रिपोर्ट नहीं है। हम कहे कि हम लोग जाएंगे ही नहीं किसी भी कीमत पर। इधर जबरदस्ती उठा के बैग में भाग के एरोप्लेन में लेकर सटासट शुरू कर दिए भागना इंग्लैंड वाले अपने देश में भारतीय फोर्सेस को। बाहर निकल के आई कांग्रेस और कही कि हम आज से इस्तीफा देते हैं। क्या करते हैं, इस्तीफा लगा देते हैं। इसलिए इस्तीफा लगा, सरकार बनी थी ना भाई, हम लोग इस्तीफा लगाते हैं। आप लोगों ने धोखाधड़ी किया है। हम लोग जब कहे ही नहीं है तो आप लोग कैसे भेज दिए जबरदस्ती द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए। ठीक है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिए आप, और हम लोगों ने कहा ही नहीं हमारी सरकार है, हमारी जनता है, हमारी फोर्सेज है, तो हम लोग साथ जबरदस्ती आप लोग पेश कर रहे हैं मैटर। समझ रहे हैं। अब इससे नाराज होकर के जितने कांग्रेसी सरकार में नेता बने थे, पोस्टेड थे, उन्होंने इस्तीफा लगा दिया। क्या कर दिया, इस्तीफा लगा दिया। हमारी कोई इज्जत नहीं है, इस्तीफा लगा दिया। जिससे बहुत ज्यादा प्रभाव क्या पड़ गया, इस युद्ध पे पड़ा। भारत की ओर से जो लोग गए थे वापस भाग गए। जब हमारी सरकार इस्तीफा लगा दी तो तुम लोग जबरदस्ती भेजे, इसका मतलब हम लोगों को। लेकिन इससे खुश कौन था भाई, इस्तीफा लगाया सरकार ने, कांग्रेस ने, तो इससे खुश कौन था।
खुश के उछल के एक ही पैर पे कूद रहे थे मोहम्मद अली जीना साहब। ससुरा बहुत बढ़िया भइल, बहुत टॉर्चर कर रहे थे। चलो इन लोगों से मुक्ति तो मिला, इन लोगों से क्या मिला? मुक्ति तो मिला। और 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने इस्तीफा लगाया था द्वितीय विश्व युद्ध में न जाने के लिए, और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था खुश होकर के। क्या मनाए थे? मुक्ति दिवस। चलो इन झंझट से हम लोग को मुक्ति तो मिला, क्योंकि जिन्ना साहब के गोड़वा धरती पे टिक नहीं रहा था, लग रहा था उड़ रहे हैं आसमान में। कहाँ से कि सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो इससे वो बहुत दुखी थे और अपने लिए अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे ना। अब कांग्रेस ने जब इस्तीफा लगा दिए तो सरकार केहू के नहीं खे अब देश में, इससे उनको बहुत खुशी था। उछल के कूद रहे थे और कहे कि चलो ससुरे ये लगा तो दिए इस्तीफा, हम बहुत खुश है। इसको मुस्लिम लीग ने किस रूप में एक्सेप्ट किया था? मुक्ति दिवस में। हम लोग बहुत अच्छा हुआ, इन कांग्रेसियों से मुक्ति तो मिला हम लोगों को। और इससे खुश होकर के कांग्रेसी मोहम्मद अली जीना ने क्या मनाया था? कब मनाया था? 1940 में, ठीक है, 1940 में। और इसी के उपेक्ष में जाके लाहौर में क्या किए? 1940 में कांग्रेस ने नहीं, मुस्लिम लीग ने अपने लिए लाहौर में अधिवेशन कराया, और उस अधिवेशन में क्या किए? यह घोषणा किए कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, हम भारत में नहीं रहेंगे, हम भारत में नहीं रहेंगे, हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। और यहीं से तेज हो गई पाकिस्तान की मांग। अब 7 साल बचा है, दूसरे दिन पढ़ा जाएगा। रुको, बैठो आराम से बैठो। चले ना।